नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 BSOE 146 का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैमिली, यानी परिवार किसे कहते हैं। आज हम फैमिली के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। फैमिली कितने प्रकार की होती है, फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है, सारी जानकारी हम आज लेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। फैमिली की डेफिनेशन को लेकर के अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट का क्या मानना है। ऐसे तो कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, पर आइए हम जॉर्ज मर्डॉक के बारे में डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। एक्चुअली उनका मानना है कि फैमिली एक वो सामाजिक ग्रुप है जो कि आपस में एक कॉमन रेसिडेंस शेयर करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं कमाने में, खाने में एंड सारी प्रॉब्लम्स में एक दूसरे के साथ में सहयोग करके कार्य करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन में यानी संतान प्राप्ति में। आइए दोस्तों, एक्चुअली फैमिली में अगर हम बात करें तो कितने मेंबर होना जरूरी होता है। देखिए, एक फैमिली के अंदर में 2 अडल्ट और मिनिमम 1 बच्चा होना जरूरी है, उसी को हम एक फैमिली बोल सकते हैं। और वो दोनों अडल्ट आपस में पति पत्नी होने चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में आ सकते हैं, उसी को हम परिवार बोल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि फैमिली और किनशिप में क्या फर्क है। एक्चुअली फैमिली के अंदर तो माँ, बाप और बच्चे शामिल होते हैं, उसको तो बोलते हैं हम फैमिली। पर अगर थोड़ा सा जो बॉन्ड है, जो अटैचमेंट है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, किसी भी प्रकार से ले लो आप, या तो रिश्तेदारी के तौर पे ले लो या फिर किसी ब्लड रिलेशन से ले लो। जैसे भाई मेरी मौसी का लड़का वहाँ रहता है, मेरी बुआ का लड़का वहाँ रहता है, या वो है, या फिर मेरी शादी वहाँ पे हो रखी है, XYZ। यानी विद इन द बॉन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स अटैच हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड किनशिप। सिंपल है, समझ में आ गई बात आपको। फैमिली छोटी होती है, किनशिप बड़ी होती है, यानी ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेन और एक कॉपी जरूर अपने साथ में लेकर बैठो, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है उसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आप किसी भी चीज को इतना याद नहीं रख सकते। सिर्फ हेडिंग्स नोट करो और अपने हिसाब से उसको बना बना करके लिखते रहो, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप इस बात पे विश्वास करना। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड। फैमिली तो मैं आपको डिफाइन कर ही चुका हूं पहले ही, अब बताता हूं मैं आपको हाउस होल्ड किसे कहते हैं। एक्चुअली हाउस होल्ड बोलते हैं कि एक से ज्यादा लोग, यानी बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते हों, या ऐसे कहें एक ही रेसिडेंशियल एरिया में रहते हों, एक दूसरे पर डिपेंड हों फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ऑल दीज थिंग्स, यानी खाने पीने के लिए, सैलरी के लिए कि भाई वो मुझे कमा के देगा तो मैं खाने के लिए बनाऊंगा, यानी इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, यानी एक ही छत के नीचे लोग रहते हों, उसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड डोमेस्टिक ग्रुप। एक्चुअली डोमेस्टिक ग्रुप क्या है? डोमेस्टिक ग्रुप कुछ लोगों का वो ग्रुप है जो एक साथ रहते हों, एक साथ ही खाना खाते हों, और इसके अंदर में क्या होता, वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो कि उस का हिस्सा नहीं होते। जैसे घर का नौकर हो गया, है ना, किराएदार हो गए, ये सारे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, यानी इस ग्रुप को हम डोमेस्टिक ग्रुप बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
अब नजर डालते हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली। ऐसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक परिवार की, फिर भी समझने के लिए करीब 8 कैरेक्टरिस्टिक्स का हम जिक्र करते हैं। देखिए, नंबर 1 यूनिवर्सलिटी, परमानेंट रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, सेक्सुअल रिलेशन एज द बेसिस ऑफ फैमिली, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड रिलेशन, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन हैबिटेशन, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, डिस्टिंक्टिव नोमेनक्लेचर। आइए दोस्तों, एक एक करके फटाफट इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यूनिवर्सलिटी क्या होती है? चाहे आपका जो क्या बोलते हैं सोसाइटी है वो बहुत बड़ी रहने दो, बहुत वीआईपी रहने दो, कुछ भी रहने दो, परंतु उसके अंदर आपकी फैमिली जरूर होगी। यानी फैमिली वहां पर रहती है, एक माँ बाप बच्चे के और एक बच्चा, इतना आपको हर एक सोसाइटी में मिलेगा, चाहे आपकी सोसाइटी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो। दैट पॉइंट इज कॉल्ड यूनिवर्सलिटी। यानी ये रहेगा ही रहेगा हर एक सोसाइटी के अंदर। फैमिली को आप डिलीट नहीं कर सकते कि हम बहुत बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी कोई फैमिली नहीं है। नंबर 1। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, परमानेंट रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये सभी जानते हैं कि एक फैमिली के अंदर में परमानेंट रिलेशन स्थापित हो पाते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से मतलब है यहां पर कि बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को एक अच्छा आदमी बनाना, यानी बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, ये सब काम फैमिली के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, सेक्सुअल रिलेशन एज द बेसिस ऑफ फैमिली। ये सब बात तो हम सभी जानते हैं, इस पॉइंट को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड रिलेशन। मतलब अगर हमें ये पहचानना है, खासकर अगर हम ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें, तो भाई उनको सबको पता होता है कि हमारे सबके एंसेस्टर्स कौन हैं, यानी एक ही ब्लड है कि नहीं। ब्लड से इन द सेंस मतलब पहचानना आसान होता है कि भाई हम एक ही पीढ़ी के हैं, यानी हम एक ही खून की औलाद हैं, ऐसे आपने सुना होगा। तो उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड रिलेशन। अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर में स्पेशली यहां पर क्या होता है, जो वर्किंग बंदा होता है वो नॉट वर्किंग बंदे की हेल्प करता है फाइनेंशियली, और उनके काम जो है थोड़ा सा बट जाते हैं, जैसे खाना कौन बनाएगा भाई, कमा करके कौन लाएगा, इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी शेयरिंग हो जाती है। आइए अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, कॉमन हैबिटेशन। मतलब सभी लोग एक ही क्या करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया शेयर करते हैं, चाहे वो फ्लोर अलग अलग हो सकते हैं, कमरे अलग अलग हो सकते हैं, बाकी रेजिडेंशियल जो जगह है वो एक ही रहेगी फैमिली में। अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। एक समाज में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब जो बंदा है वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। जैसे अपने माँ बाप के साथ बात करता है, अपने भाई बहन के साथ बात करता है, यानी इस तरह का जो कम्युनिकेशन है ये इंडिविजुअल फैमिली से ही गेन करता है। आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, डिस्टिंक्टिव नोमेनक्लेचर। यानी एक परिवार एक नाम से जाना जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, जैसे एक परिवार है, मान लो भाई रमेश का परिवार है, मोहन का परिवार है, कवि का परिवार है, राम का परिवार है, इस तरीके से उसको जानते हैं। ये जो नोमेनक्लेचर है एक्चुअली या तो ये सबसे बुजुर्ग आदमी के नाम पर पड़ता है या फिर उस परिवार का ये सबसे एक रेपुटेड आदमी होता है, तो उस परिवार को उसके नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम डिस्टिंक्टिव नोमेनक्लेचर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे
कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली के समझ में आ गए होंगे। आइए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली, यानी एक परिवार के क्या फंक्शन होते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, इस पॉइंट को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई फैमिली के अंदर में क्या होता है। आइए दूसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं। रिप्रोडक्शन, यानी क्या होता है फैमिली के अंदर में जो फैमिली का फंक्शन है, एक्चुअली एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो प्रोसेस है या जो ये नेचुरल फिनोमेना ही कह देंगे इसको, कि जो सबको करना ही पड़ता है, होता ही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का आना, ये फैमिली के ही अंदर पॉसिबल हो पाता है। अगर फैमिली से आप बाहर हैं और फैमिली के बाहर अगर कोई जनरेशन इस तरह से क्रिएट होती है तो वो इलीगल हो जाती है, उसकी लेजिटिमेसी कुछ होती नहीं है, यानी उसकी कोई वैधता नहीं होती है। वैधता के लिए एक फैमिली का होना जरूरी है और फैमिली के ये फंक्शन के अंदर में आता है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कैसे तो कमाना है और कैसे तो उसको खाना है। ये तो एक फैमिली के अंदर ही होता है। पिताजी कमा के ला रहे हैं, माताजी बना रही हैं, खा रहे हैं लोग, तो ये सब जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का काम है ये पूरा ऑर्गेनाइज करना एक फैमिली का ही काम होता है। ये फैमिली के अंदर ही हो पाता है, ये उसी का एक फंक्शन है। अदरवाइज आप लेके आ गए मान लो कमा करके, अब कौन बनाएगा खाना अगर आपकी वाइफ नहीं है, तो आप तो पैसे तो नहीं खाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये फैमिली के अंदर ही पूरी तरह से सेट होता है। आइए अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को सामाजिक बनाना, कि भाई कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटों से बात करना है, कैसे उठना बैठना है बड़े लोगों के साथ में, छोटे लोगों के साथ में। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये बंदा अपने फैमिली से ही सीखता है। यानी एक परिवार के फंक्शन के अंदर ही आता है कि उसको बच्चे को सिखाएं कि किस तरह से सोशलाइजेशन होना है बच्चे के अंदर में। प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन, हम सभी जानते हैं कि एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी के पास हमारी संपत्ति चली जाती है, ये भी एक फैमिली का ही फंक्शन में आता है। अगर आप कहेंगे कि भाई हम तो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं, ये बात सही है, वो आपका अलग राइट है, वो उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। परंतु नॉर्मली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो पिता के बाद संपत्ति है वो बेटे के पास जाती है, और बेटा भी बिल्कुल वैध होना चाहिए, या बेटी हो या बेटा दोनों के पास जाती है प्रॉपर्टी, तो वो क्या है लेजिटिमेसी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल लीगली बच्चा पैदा होना चाहिए या फिर गोद लिया हुआ होना चाहिए, प्रॉपर अडॉप्टेड बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी फैमिली के अंदर ही होता है। ग्रांटिंग ऑफ सोशल स्टेटस, कहने का मतलब है भाई आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, भारत के हैं, आप पाकिस्तान के हैं, आप चीन के हैं, आप अमेरिका के कहाँ के हैं, ये सब आपको आपकी फैमिली से ही पता चलता है, क्योंकि आपको आपके पिता का नाम मिलता है। जहाँ ये भी एक अलग टॉपिक है कि आपको पिता के नाम पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, माता के नाम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब ऐसे तो हम एक में से एक क्वेश्चन निकालते चले जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ समाज में कि एक बच्चे को अपना पिता का नाम मिलता है नॉर्मली, तो वहां से आपको आपकी जाति मिलती है, पहचान मिलती है, आपको राष्ट्र देश सब आपके अपने परिवार से मिलता है कि हम कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह पर हैं, हम किस देश के नागरिक हैं, XYZ। ये सारी चीजें आदमी को जितना भी सोशल स्टेटस है वो सब फैमिली से ही प्राप्त हो पाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फैमिली के फंक्शंस पता चल गए होंगे। आइए आगे नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी फैमिली कितने प्रकार की होती है। यूं तो फैमिली कई प्रकार की होती है, पर हम लोगों ने उसको लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैमिली, बायोलॉजिकल फैमिली यानी न्यूक्लियर जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली, और लास्ट है हमारे पास में द पोस्ट मॉडर्न फैमिली, या फिर उसको हम बोलते हैं फिक्शन फैमिली एंड ब्लेंडेड फैमिली। आइए एक एक करके आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल फैमिली? देखिए ट्रेडिशनल फैमिली में क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मैं मैरिड हूं, मेरी पत्नी है और मेरे 1 या 2 बच्चे हैं, तो अगर मैं अपने साथ साथ में अपने पिता को भी रखता हूं, माता जी को भी रखता हूं घर में, या मैं उनके साथ रहता हूं, कैसे भी आप समझ लीजिए,
दादा दादी भी साथ में रहते हैं, अंकल आंटी उनके बच्चे और अनमैरिड भुआ भी अगर हमारे साथ में रहती है, तो मैं कहूँगा कि मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली में रहता हूँ। बात आ गई है आपको समझ में? दोस्तों मैंने वीडियो की स्पीड इसलिए थोड़ी बढ़ा दी है कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है फिर अगर हम धीरे धीरे बोलते हैं तो, इसलिए हम फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी आपको डाउट आता है कि भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मेरी ओर से कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दे दूं। एक्चुअली ट्रेडिशनल फैमिली में और क्या होता है दोस्तों, पैट्रियार्चल फॉलो किया जाता है, यानी ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर में पिता का हुक्म चलता है, पिता का वंश चलता है, पिता का सारी चीजें पिता की या कह दूं या फिर बुजुर्ग की मानी जाती हैं। जैसे दादाजी की मानी जाएंगी, भाई दादाजी से पिताजी और पिताजी के बाद हमारा नंबर आया, तो ये सारा पैट्रियार्चल में आ जाता है। प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से होता है, नाम का भी इसी तरीके से होता है। मैं अपने पिता का सरनेम लगाऊंगा, पिताजी दादाजी का सरनेम लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये एक ट्रेडिशनल फैमिली में चलता है। और कुछ एक खूबियां ट्रेडिशनल फैमिली की बताते चलता हूं। ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर में जो सबसे बुजुर्ग होता है, यानी दादाजी का ही निर्णय मान्य होता है। हर कोई अपनी मनमर्जी नहीं चलाता है और ना ही उनके चलने देने पे सबकी सहमति बनती है। हाँ, भले ही विचार विमर्श हो सकता है ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर में कि भाई दादाजी इस तरह से कर लें या उस तरह से करें, या जो भी है, निष्कर्ष के बाद एक पॉजिटिव चीज बाहर निकल के आ सकती है। पर ऐसा नहीं होगा कि पोता बोल रहा है या बेटा बोल रहा है कि मेरी मानो तो और दादाजी की नहीं सुनी जा रही है, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा भी नहीं है कि दादाजी ही अपनी चलाते रहेंगे, वो भी अपने बच्चों से विचार विमर्श करते हैं कि भाई मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तुम भी बताओ क्या मैं सही करने जा रहा हूं या गलत है, आप लोग भी अपनी सहमति दो। एक ट्रेडिशनल फैमिली में ये एक बड़ा एडवांटेज होता है। आइए दोस्तों और एक दो खूबी आपको बताते चलता हूं ट्रेडिशनल फैमिली की। ट्रेडिशनल फैमिली में जो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बटी हुई होती है कि भाई जो आदमी है वो बाहर से कमा करके लाएगा, पत्नी घर में बड़े बूढ़ों की देखभाल करेगी, यानी बाबा दादी या कोई और बुजुर्ग है घर में तो उसकी देखभाल करेगी, उनके खाने पीने का ध्यान रखेगी, बच्चों को नहलाना धुलाना, ये सारे काम सब लेडीज के होमवर्क में आता है। या कह दूं हाउस वर्क है जो उसका, उसके अंदर में वो जो है गृहिणी जो होती है घर की, वो सारे ये काम करती है। हस्बैंड चाहे मजदूरी करके लाए या जो घर का मेल है ट्रेडिशनल फैमिली में वो मजदूरी करे, कोई नौकरी करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, वो कमा के लाएगा और अपने परिवार को देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, मॉडर्न फैमिली किसको बोलते हैं। एक्चुअली मॉडर्न फैमिली में आप ऐसे समझिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ में अलग चला गया और कहीं मार्केट में सेटल हो गया जाकर के, तो वहां मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे एक दो बच्चे हैं, तो मैं उस परिवार को कहूंगा मॉडर्न फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली दोनों का ही डिसीजन चलता है, क्योंकि इसमें ग्रैंडफादर और ये सारे लोग तो होते नहीं है, अंकल आंटीज, अनमैरिड भुआ और ये सारी चीजें तो है नहीं, तो वहां पे खुद का ही डिसीजन मान्य होता है। आइए और थोड़ी सी मॉडर्न फैमिली की खूबियां समझते हैं। इसमें एक्चुअली दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं एंड दोनों ही अपनी अपनी बात को एक दूसरे से डिस्कशन करके अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मॉडर्न फैमिली में और ट्रेडिशनल फैमिली में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बॉन्डिंग का। ट्रेडिशनल फैमिली में जो क्लोज निट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि बाबा दादी अपना ज्यादातर टाइम अपने पोते को पोती को देते रहते हैं, बेटो बेटी को देते रहते हैं, तो गपशप लगाते रहते हैं घर में, तो जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। परंतु मॉडर्न फैमिली में ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फैमिली के लोग तो कदी कदा ही अपने घर जाते हैं, चले गए साल 6 महीने में एक आधा दिन के लिए, तो वहां से क्या होगा, आपको बॉन्डिंग जो है दादा दादी की जो बॉन्डिंग है पोते पोती के साथ में वो काफी कमजोर होती है। उस रिलेशन को आप मजबूत बॉन्डिंग में नहीं काउंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम नजर डालते हैं बायोलॉजिकल फैमिली पर। एक्चुअली बायोलॉजिकल फैमिली का दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, बायोलॉजी के बेस पर यानी बायोलॉजिकल रिलेशन के बेस पर, और एक दूसरा कंपोजिशन के बेस पर। तो आइए सबसे पहले हम बायोलॉजिकल रिलेशन के बेस पर इसको क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि ये कितने भागों में डिवाइड हो सकती है।
एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो फैमिली में इसको डिवाइड किया जाता है। नंबर एक है कॉन्सेंग्विन फैमिली और दूसरी है एफाइन। तो कॉन्सेंग्विन फैमिली किसको बोलते हैं? देखिए, जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे ब्लड से जुड़े हुए हैं, यानी हम जिनको खून का रिश्ता बोलते हैं, जैसे भाई बहन चाचा ताऊ, ये सारे हमारे क्या हो गए, ब्लड रिलेशन के लोग हो गए ना, कि भाई हमारा खून का रिश्ता है इनसे हमारा, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंग्विन फैमिली। समझ में आ गई दोस्तों? एफाइन क्या होता है? शादी के बाद में जो रिश्ते हमारे जुड़ जाते हैं, जैसे भाई वैसे तो वो भी हमारे बायोलॉजिकली हो गए, क्योंकि मान लो एक लड़की हमारे साथ में रहती है, यानी जो आपकी वाइफ है, उसके साथ आपके रिलेशन हो गए स्थापित, है ना, बट उनके जो भाई वगैरह हैं, उसके जो माँ बाप हैं, एक्चुअली वो हमारे किस में आएंगे? एफाइन में आएंगे, अफाइन फैमिली में आएंगे वो, कि भाई वो हमारी फैमिली एफाइन फैमिली। क्लियर होगा दोस्तों? आइए अब दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कंपोजिशन के बेस पर बायोलॉजिकल फैमिली का कितने भागों में बांटा जा सकता है? एक्चुअली नॉर्मली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 फैमिली में इसको डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। देखिए दोस्तों, एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, न्यूक्लियर फैमिली एक बहुत स्मॉल यानी बहुत छोटी फैमिली हो सकती है। न्यूक्लियर फैमिली से छोटी कोई दूसरी फैमिली नहीं हो सकती, यानी इसमें एक बच्चे के माँ, एक बच्चे का बाप और एक बच्चा खुद, यानी 3 लोग होंगे, इसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हैं। इससे कोई छोटा परिवार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ एक परिवार नहीं हो सकते। परिवार के लिए बच्चे का होना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसी को फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हम दूसरे ज्वाइंट फैमिली का। तो ज्वाइंट फैमिली एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है। अकॉर्डिंग टू MS गोरे, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली है, इसके अंदर में एक आदमी खुद होगा, उसकी पत्नी होगी, उसके जवान बेटे होंगे या बेटियां होंगी, और उनकी पत्नी होगी। अगर बेटे हैं तो उनकी पत्नियां होंगी और उनके बच्चे होंगे। यानी आप समझें, बाबा दादी, माँ बाप, पोते पोती, यानी ये लोग हो गए। और जो है अपना इस परिवार को जो हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? यानी मैं अगर एक परिवार में रहता हूं, मेरे साथ में मेरे माँ बाप रहते हैं, बच्चे तो रहेंगे ही मेरे साथ में, तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक्सटेंडेड फैमिली की। एक्सटेंडेड फैमिली थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी एक्सटेंडेड फैमिली को मैं ये कह सकता हूं सबसे बड़ी फैमिली कह सकता हूं एक प्रकार से, कि एक परिवार में इतने ही लोग रह सकते हैं। जैसे मैं रहता हूं, मेरे बाबा दादी रहते हैं, और मेरे माँ बाप भी रहते हैं, और पोते पोती भी रहते हैं, मतलब यानी ग्रांड चिल्ड्रन तक रहते हैं, और ऊपर ग्रैंड फादर तक रहते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम एक्सटेंडेड फैमिली। एक्चुअली एक्सटेंडेड फैमिली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल क्या कहता है? बेस्ड ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ द फादर सन रिलेशन, यानी जिसमें फादर सन रिलेशन चलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पिता की संपत्ति बेटे के नाम पे चली जाती है, पिता का सरनेम बेटे के सरनेम पे चला जाता है, इसको हम बोल सकते हैं पैट्रिलिनियल एक्सटेंडेड फैमिली। और मैट्रिलिनियल एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नायर फैमिली में जो होता है कि जो मदर का जो है और डॉटर का जो रिलेशन चलता है, उसमें हम कह सकते हैं। एक्चुअली मैट्रिलिनियल हमारे समाज में बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है, पैट्रिलिनियल ही ज्यादातर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी यह बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम तीसरी फैमिली के बारे में, द पोस्ट मॉडर्न फैमिली। एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न फैमिली क्या होती है, इसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पोस्ट मॉडर्न जो फैमिली है वो हमारे पास में नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 कोहैबिटेशन फैमिलीज, सिंगल पेरेंट फैमिलीज, सेम सेक्स फैमिलीज, ब्लेंडेड फैमिलीज। आइए आसान भाषा में
इनको समझते हैं। व्हाट इज कोहैबिटेशन फैमिलीज? मतलब एक आदमी और एक महिला दोनों बिना शादी किए हुए सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, उसको हम कोहैबिटेशन फैमिली के नाम से जानते हैं। बात आ गई समझ में आपको? मान लीजिए एक पुरुष है और एक महिला है, दोनों शादी तो नहीं कर सकते आपस में, परंतु फिर भी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, तो उस फैमिली को हम कोहैबिटेशन फैमिली बोलेंगे। आइए दूसरी फैमिली पर नजर डालते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज। ये किसको बोलते हैं? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट, कोई भी माता हो या पिता हो, वही बच्चे की देखभाल करता है, वही बच्चे की सब तरह की परवरिश करता है, तो उस फैमिली को हम बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। यानी बच्चे को पूछते हैं, अगर उसको माता जी नहीं है कि आप कैसे परिवार में रहते, तो बच्चा बोलेगा मैं सिंगल पेरेंट फैमिली में रहता हूं, यानी मेरे को मां नहीं है या मेरे को पिता नहीं है। आया दोस्तों समझ में बात? आइए अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं। तीसरा है हमारे पास में सेम सेक्स फैमिलीज। सेम सेक्स फैमिलीज तो हम सभी जानते हैं, LGBTQ मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, है ना? बात आया ना आपको समझ में? मतलब दो पुरुष पुरुष आपस में शादी कर लेते हैं, दो महिलाएं महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं, इवन ट्रांसजेंडर भी आपस में शादी कर लेते हैं। बात आ गई आपको दोस्तों समझ में? तो इसको हम बोलते हैं सेम सेक्स फैमिली। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, फैमिली बाय चॉइस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, ब्लेंडेड फैमिली। एक्चुअली इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए एक कपल है, उसको एक बच्चा है, किसी कारणवश मान लीजिए वाइफ अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है और हस्बैंड का तलाक भी हो गया, तो अब जो वो वाइफ है यानी वो लड़की है, अपने बच्चे के साथ में दूसरी शादी करना चाहती है, यानी पहले पति को तलाक दे करके अब दूसरी शादी करना चाहती है, तो अब जो फैमिली बनेगी उसको हम ब्लेंडेड फैमिली के नाम से जानेंगे। मतलब अगर वो लड़का जो दूसरी शादी जिसने की है, वो लड़का क्या कहेगा, मुझे वाइफ मिली और पहले पति से, जो मेरी वाइफ का पहला पति था, उससे उसको बच्चा भी मिला, तो ये जो फैमिली बनी दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड फैमिली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी हर एक बात समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने का आपको पूरा प्रयास किया है। इसी के साथ हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है BSOE 146 का। दोस्तों मैंने फटाफट यूनिट्स को मैं कवर अप करूंगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है, समझने में कोई दिक्कत आती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप किसी एक पॉइंट पर यह चाहते हैं कि भाई मुझे इसका जो है थोड़ा सा एलेबोरेट करके इस टॉपिक में पर्टिकुलर टॉपिक बताएं, तो मैं उसकी वीडियो आपको 100% शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।